तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल से फ्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चलिए हम लोग इस वीडियो की इस पार्ट में हम लोग संवेग को समझेंगे, न्यूटन के द्वारा दिया गया दूसरा गति के नियम को समझेंगे और किस प्रकार से हम किसी बल की गणना करते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, इस संवेग को। ये संवेग क्या होती है और ये संवेग हमारे न्यूटन के दूसरे गति के नियम के साथ क्यों पढ़ा जाता है, ये न्यूटन के दूसरे गति नियम के साथ इस संवेग का क्या संबंध है, इसको हम लोग समझेंगे। संवेग को डायरेक्ट हम ये इसका डिफिनेशन नहीं लिख देते हैं जो हमें रटाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस संवेग को समझते हैं और समझने के बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ना कि पहले ही लिखेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करते। सबसे पहले हम लोग संवेग को समझेंगे, समझने के बाद हम उसका परिभाषा निकालेंगे कि अच्छा एक्चुअली में बात यह है, इसीलिए हम इसका परिभाषा इस प्रकार से निकालते हैं। और इस संवेग को समझने के लिए मैं आपको दो उदाहरण लेकर के आया हूँ। पहला उदाहरण मेरा यह है, एग्जाम्पल नंबर 1 यह कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं। चलिए एक और इमेजिन करने का प्रयास करते हैं कि यह जो प्रयोग है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। कि मान लीजिए आप दो वस्तु लाए। एक वस्तु आपका 25 ग्राम का, कोई भी आप छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ला सकते हैं जो 25 ग्राम का हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जो 25 ग्राम का 20 ग्राम का हो सकता है। और एक ऐसा वस्तु ले जिसका जो है द्रव्यमान वो 10 केजी के आसपास के बराबर हो। अब क्या कीजिए, उस दोनों वस्तु को पारी पारी से एक वस्तु को अपने पैर पर उसको गिराइए। वस्तु के गिरने पर आप पर क्या प्रभाव पड़ता, और ये जो 10 केजी का वस्तु आपने लाया, या फिर पत्थर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, क्या आपको चोट लगेगा। यहाँ पर बात करते हैं क्या आपको चोट लगेगा। तो आप बोलेंगे जब मैंने 20 ग्राम का वस्तु को अपने पैर पर गिराया तो हमें कोई भी चोट नहीं लगा। तो आपको चोट बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन आपने जब 10 केजी के वस्तु का, 10 केजी का पत्थर हो या फिर लोहा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, 10 केजी का वस्तु को जब आपने अपने पैर पर गिराया तो इस पैर का हालत ख़राब हो गया, मतलब पैर को बहुत भयानक तरीके से हमें चोट लगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर हमें चोट क्यों लगा। यहाँ पर चोट हमें नहीं लगा। 20 ग्राम का वस्तु को जब हम गिराया अपने पैर पर तो हमें कुछ भी चोट नहीं लगा। लेकिन जैसे ही हमने 10 किलो का सामान को अपने पैर पर गिरा दिए तो हमें बहुत भयानक चोट लग गया। तो यह जो चोट है वो हमें क्यों लगा, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली क्योंकि यह जो वस्तु है क्योंकि छोटा है जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगा, और ये जो वस्तु बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हमें चोट। तो यहाँ पर हमें जो चोट लगा वह चोट किसी वस्तु के छोटा होने या फिर बड़ा होने पर कोई भी निर्भर नहीं करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो ये वस्तु है इसकी भार, यानी कि ये जो वस्तु है यह ज़्यादा भारी है, ज़्यादा वजन वाला है, जो इसके वजह से इसके गिरने पर हमारे पैर पे चोट लग गया। और यह वस्तु जो है इसका क्योंकि द्रव्यमान कम है जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, चोट नहीं लगा। तो यहाँ पर पॉइंट करके रखिएगा, इसके द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से आपको चोट लगा और इसके द्रव्यमान कम होने की वजह से आपको चोट लगा, न कि ये वस्तु के छोटे होने की वजह से हमें चोट नहीं लगा था। अगर आपको लगता है कि ये वस्तु छोटा था और हमें इसीलिए चोट नहीं लगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बताता हूँ। यही छोटा सा वस्तु जो 20 ग्राम का एक वस्तु है जिसको मैंने गुलेन पर फिट किया, और क्या किया, उस गुलेन को बहुत जोर से खींचने के बाद इस व्यक्ति पर मार दिया। तो क्या इस व्यक्ति को चोट नहीं लगेगा। पहले उदाहरण में हम लोगों ने देखा था कि एक छोटी सी वस्तु के गिरने से हमारे पैर पर कोई भी चोट नहीं लगता। अब यही छोटा सा वस्तु का यदि हम गुलेन पर या फिर कोई बंदूक पर उस गोली को रखते हैं और इस व्यक्ति को मारते हैं तो इस व्यक्ति के बहुत भयानक तरीके से चोट लगता है। तो क्या छोटा और बड़ा, छोटा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि छोटा था इसीलिए चोट नहीं लगा। लेकिन यही छोटा वस्तु को जब हम लोग दूसरे बार प्रयोग किए तो यह हमें बहुत भयानक चोट पहुंचाए। तो यहाँ पर क्या खेल है, मैं आपको पूछूंगा यहाँ पर भी बहुत भयानक चोट लगता है। तो यह चोट हमें क्यों लगता है, मैं अगर पूछूं तो आप क्या बताएंगे। तो आप बोलोगे कि ये जो वस्तु है, अब तो ये वस्तु का द्रव्यमान भी कम है तो फिर यहाँ पर चोट क्यों लगा। यहाँ पर ज़्यादा द्रव्यमान था जिसकी वजह से हमें चोट लगा, लेकिन यहाँ पर तो द्रव्यमान बहुत कम है लेकिन हमें चोट क्यों लगा। तो आप बोलोगे क्योंकि यह जो वस्तु है वो बहुत तेज गति से आ रहा था और इस व्यक्ति के सर में या फिर कहीं पर भी लगा जिसकी वजह से इसको चोट लग गया। हाँ, यहाँ पर चोट इसको इसीलिए लगा क्योंकि वस्तु में वेग ज़्यादा था। तो यहाँ पर हमें गौर करने वाली दो चीज़ पता चल रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार यानी कि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो भी हमें चोट लग रहा है, और कोई भी वस्तु अगर छोटा भी है लेकिन उसका अगर वेग बहुत ज़्यादा है तो भी हमें चोट लग रहा है। यानी कि इस वेग का और इस द्रव्यमान का दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। पहला स्थिति में जो हमें चोट लगा वो इस वस्तु के द्रव्यमान की वजह से लगा, और दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि जो हमें चोट लगा वो इस वस्तु के तेज गति से, तेज वेग से आने की वजह से लगा। यानी कि हमें जो चोट लगने के पीछे का अगर कारण हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, एक तो हम वस्तु का द्रव्यमान के कारण हमें चोट लगा और दूसरा हमें लगा इस वस्तु के वेग की वजह से। तो इसी द्रव्यमान का और इसी वेग का आपस में एक संबंध रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसे
इसे यदि हम लोग डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि यदि यह मेरा संवेग का मान ज़्यादा होगा तो हमें चोट भी ज़्यादा लगेगा, और यदि हमें इस संवेग का, यदि यह संवेग का मान कम होगा तो हमें चोट भी कम लगेगा। तो इस संवेग को कम या बेसी, कम या ज़्यादा करने के लिए कौन डिपेंड है, तो वो है मेरा या तो द्रव्यमान को ज़्यादा बड़ा कर दो या फिर हमारा वेग को ज़्यादा बड़ा या फिर घटा दो, तो हमारा संवेग क्या हो जाएगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो किसी वस्तु के संवेग में अगर आपको परिवर्तन करना है, संवेग को बढ़ाना है, घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसका द्रव्यमान को बदलना पड़ेगा या फिर हमें उसका वेग को बदलना पड़ेगा। तो क्या हम किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या, हम नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा 10 किलो का कोई वस्तु है, तो मैंने उठा करके अपने पैर पर गिरा दिया तो हमें चोट लगा, तो इसके संवेग को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्रव्यमान को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको छेनी और हथौड़ा लेकर के छोटा यानी कि टुकड़ा कर देंगे, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इससे मेरा पैर में चोट नहीं लगेगा, आप यह कह सकते हैं। लेकिन हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को, उसके जो वास्तविक आकार है उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि आप फिर भी करना चाहते हैं तो अब मान लेते हैं, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आप मान लेते हैं कि आप एक बस को चला रहे हैं, ठीक है, और वो बस आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चला रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप उसको चला रहे हैं, और आपका सामने एक आ जाता है, आपका क्या, आपके सामने आ जाता है एक व्यक्ति, और आप जैसे ही आप इस व्यक्ति को देखते हैं तो यदि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो आ रहा था, अगर आप इसको टक्कर मार देते हैं तो इसको बहुत भयानक चोट पहुंचेगा और इस व्यक्ति की क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकता है। तो इसकी संवेग को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी संवेग, इसके साथ वेग भी है और इसके साथ मेरा द्रव्यमान भी है, मतलब यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से यह आगे भी आ रहा है और इसके पास अपना 100 क्विंटल, बहुत यानी कि 1000 क्विंटल वजन का यह गाड़ी भी है। तो आप इनमें से क्या चेंज करेंगे ताकि इस व्यक्ति को चोट न लगे या फिर चोट कम लगे। आप इस बस का द्रव्यमान को कम करेंगे, एक एक सीट को वहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे और बाहर फेंकेंगे क्या, ताकि इस व्यक्ति को चोट कम लगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में है इस गाड़ी का वेग को बढ़ाने का यंत्र। आप क्या करेंगे, तुरंत आप इस गाड़ी के वेग को जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या करेंगे, उसको बहुत ही कम कर देंगे, और आप 0 किलोमीटर प्रति घंटा जब कर देते हैं तो यह गाड़ी एकदम आकर के इसके सामने क्या हो जाता है, रुक जाता है और इस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचता है। तो किसी भी संवेग को यदि हमें बदलना रहता है, किसी संवेग में अगर परिवर्तन करना रहता है, तो या तो हम उस वस्तु का द्रव्यमान को चेंज कर देते हैं या फिर उसके हम वेग को चेंज कर देते हैं। तो द्रव्यमान को जनरली हम चेंज नहीं कर सकते हर एक जगह पर, इसीलिए हम क्या करते हैं, संवेग में अगर परिवर्तन करना रहता है तो उसके वेग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम संवेग बार बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यह संवेग परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, बोलेंगे कि वेग में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये वेग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्या हमें वेग ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा क्या यह गाड़ी आते आते ऐसे ही आराम से रुक जाएगा क्या, तो नहीं, यह गाड़ी अपने आप नहीं रुकेगा। क्या हम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, और बल लगा करके क्या करना पड़ेगा, ब्रेक को कम करना पड़ेगा और इसके जो वेग है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर अप्लाई किया। जैसे कि इस गुलेन की अगर बात किया जाए, मैं अगर गोली को इसके यहाँ पर रख दूंगा और इसको अगर खींचूंगा नहीं, बल लगा करके एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा नहीं, तो क्या यह गोली इसके पास जाएगा और इसको चोट लगा पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे, अगर खींचेंगे ही नहीं तो वह गोली, इसको चोट लगाने का तो दूर की बात है, वह गोली यहाँ तक भी नहीं आएगा। तो इस वस्तु में वेग को इसके बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हमें लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने से इसमें क्या आ जा रहा है, वेग आ जा रहा है, और इस वेग के परिवर्तन होने से क्या आ रहा है, मेरा यह संवेग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस संवेग को परिवर्तन करने के लिए हमें एक और कारक की जरूरत पड़ रहा है, और वो कारक क्या है मेरा, और वो कारक है मेरा बल का, वह कारक है मेरा किसका, बल का।
तो क्या हम यहाँ पर चोट लग रहे हैं, इस आदमी को बचा रहे हैं, इस संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं, इसका सारा जिम्मेदारी क्या हम इस बल को दे सकते हैं क्या? सारा जिम्मेदारी हम इस बल को ठहरा सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे कि इतना सारा चीज़ को पढ़ने के बाद तो अब यही पता चला कि यहाँ पर बल नहीं लगाएंगे तो इस छोटे से वस्तु में वेग नहीं आएगा, वेग में नहीं आएगा तो संवेग भी इसका ज़्यादा नहीं होगा। यदि हम बल नहीं लगाएंगे तो इस 10 किलो का वजन का वस्तु को हम ऊपर उठा कर छोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पर सबसे इसके पीछे का पूरा कारण मेरा क्या है? तो बल ही है, ऐसा आप बोलोगे। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, यहाँ पर बल का पूरा योगदान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा योगदान है। तो फिर और कौन कारक है जो यहाँ पर संवेग पर हमारा प्रभाव पड़ता है? तो मैं कहूँगा तो वो कारक है समय का। यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि हम इस छोटी सी गोली को या फिर इस बड़ा सा गोला को ही बात करते हैं कि 10 केजी का वस्तु को अगर हम यदि हम 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में जितना भी दूर तक उठेगा उसको 1 सेकंड के लिए उठाएंगे और छोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या हमें इस पैर को क्या चोट लग पाएगा क्या? नहीं। इस वस्तु को यदि हम बल लगा रहे हैं और कितना बल लगाते हुए उसको उठाएंगे और कितना, कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड तक जितना भी दूर उठेगा वहाँ तक उठाएंगे छोड़ेंगे, तो इस पैर का हालत क्या होगा? बहुत भयानक होगा। ये आपको पता है। इस गुलेंट में जो हमारा एक छोटा सा गोली को डाले हैं, इस गोली को हम बल लगा कर खींच तो रहे हैं, लेकिन यदि हम कुछ समय तक नहीं खींचेंगे, उसको 0 समय तक खींचेंगे, तो क्या यह आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। बल्कि हम इसको अगर 1 से 5 सेकंड 10 सेकंड तक खींचते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तब जा कर के यह जो वस्तु है, यह जो गोली है, उस पर एक बहुत ही तेज गति आ जाएगा, वेग आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? यहाँ वस्तु में वेग आ जाएगा, और वेग आने से क्या हो जाएगा? हमारा इस संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल निभाने के लिए एक और कारक आता है, जिसको हम लोग क्या करें? समय करें। इसको एक और उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझना चाहेंगे तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कोई भी बस में जैसे कि आप बस में सवारी किए होंगे और बस जब स्टार्ट नहीं होती है या फिर कार जब स्टार्ट नहीं होती है तो कुछ लोग वहाँ से उतरते हैं और उस कार को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। तो क्या आप उतर करके बस धक्का इस तरह से धक्का मार देते हो और वह कार स्टार्ट हो जाता है क्या? आपने फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन क्या आपकी कार स्टार्ट होगी क्या? आपकी कार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप उस बस को या फिर आप उस कार को धक्का देते हुए कुछ दूर तक ले जाना पड़ेगा, मतलब कुछ समय तक उस कार को धक्का देते रहना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए बल को ऐसे अप्लाई कर देंगे तो वो कार स्टार्ट नहीं होगा। कुछ समय तक उसको कार को धक्का देना पड़ेगा, जिससे धक्का देने पर क्या आ जाएगा? उस कार में वेग आ जाएगा, और वेग आने से क्या आ जाएगा? उस कार में त्वरण आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? आपका गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि यहाँ पर एक और कारक आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। इस समय का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है इस संवेग को परिवर्तन करने में। तो अब इन सभी चीज़ों का अध्ययन न्यूटन साहब ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से किया, और उन्होंने न्यूटन का दूसरा गति का नियम को दिया। अब न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या था? वो था कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, वह बल के समानुपाती होती है। यही इन्होंने कहा इन सारी चीज़ों का बहुत ही गहराई तरीके से अध्ययन करने के बाद। तो उसी को ही हम लोग चलिए डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इतने सारे चीज़ों का अध्ययन करने के बाद न्यूटन साहब ने अपना नियम प्रस्तुत किया था, और वो नियम इस प्रकार से था कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, मतलब एकांक समय में परिवर्तन होने वाली संवेग, उसी को संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह उस वस्तु पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। तो यही कहना चाहता है कि यहाँ पर जो संवेग होगा, संवेग परिवर्तन के दर के बिल्कुल समानुपाती होगा मेरा कौन? ये एक्सटर्नल जो अप्लाई किए थे ना, एक्सटर्नल फोर्स, यही होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को देख करके घबराते हैं कि ये मेरा डेल्टा क्यों लगा। तो इस कोई भी कारक यदि परिवर्तन को दर्शाता है तो उसका आगे में हम लोग डेल्टा लिखते हैं। यह डेल्टा लिखने का मतलब एक ही वो चीज़ होता है कि वह परिवर्तन की दर को बताता है, परिवर्तन को बताता है। मतलब यहाँ पर संवेग भी परिवर्तन हो रहा है, के साथ में हमारा समय भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को ही कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। का कहने का मतलब क्या होती है कि किसी वस्तु पर यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग में परिवर्तन होगा कहने का मतलब होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति, जब कोई गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रही थी तो इसका कोई अपना संवेग था, और जैसे ही इस पर हम लोग 4-5 आदमी मिल करके, कुछ आदमी ने मिल करके जब इस पर
धक्का लगाया तो यह गाड़ी क्या हो गया, कुछ दूरी तक चला गया, कुछ दूरी तक चला गया। कुछ व्यक्ति जब इसको धक्का लगाए तो कुछ दूर तक चला गया। जब यह इस पोजीशन पे था तब इसका कुछ अपना संवेग था, और जब यह कुछ आगे बढ़ गया जहाँ पर उसको वेग मिल गया, गति मिल गया, तब इसका संवेग कुछ अपना था। तो यहाँ पर हम लोग को दो टाइप का यहाँ पर संवेग देखने को मिल रहा है, और यही हुआ रहा है मेरा संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन जो हो रहा है इस परिवर्तन को हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस संवेग में परिवर्तन को निकाल सकते हैं। इस बड़ा जो फाइनल मेरा संवेग है यानी कि P2 है, उसमें से हम घटा देंगे इनिशियल संवेग को, इनिशियल मोमेंटम को यानी कि P1 को, और समय में इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग संवेग में परिवर्तन किए उसमें कोई ना कोई समय जरूर लगा होगा। तो इस समय को हम लोग दर्शाएंगे किसमें, समय से ही दर्शाएंगे। और ये कहता है P यानी कि संवेग कहता है, चाहे संवेग किसी प्रकार से हो, मैं जो फॉर्मूला एक देता हूँ, जो संवेग होती है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होती है। मतलब यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, क्या इस वस्तु का द्रव्यमान में कोई चेंजिंग हुआ, क्या इस वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजिंग हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो गाड़ी था, उसके चक्के थे, सीट सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर जब आया तो क्या यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं। लेकिन क्या चेंजिंग हुआ, एक वस्तु जब गाड़ी जो नहीं चल रही थी, जो वेग में नहीं थी, वो गाड़ी अब गतिशील में आ गई है, मतलब उसका क्या परिवर्तन हो गया, उसके वेग में परिवर्तन हो गया। मतलब दोनों ही का द्रव्यमान मेरा सेम ही है, दोनों ही का द्रव्यमान मेरा सेम ही है, टाइम तो मेरा टाइम, लेकिन इस जगह पर मेरा कुछ वेग अलग निकलेगा, यानी कि भी जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहला में जो था वो मेरा प्रारंभिक वेग था। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर हम इस प्रकार से F समानुपाती, इसको दोनों ही जगह पर मेरा द्रव्यमान जो है इस वस्तु का चेंज नहीं हो रहा था, तो हम इस द्रव्यमान को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, और V माइनस U यहाँ पर जो बचेगा मेरा उसको लिख लेते हैं, और ये मेरा T हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये समानुपाती हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकली दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, V माइनस U बाई T हम लोगों ने त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बोले तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, उसी प्रकार से संवेग में परिवर्तन की दर बोले तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इसी तरह से हम लोगों ने त्वरण का भी वही किया था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर से हम M और ये V माइनस U बाई T के बदले हम क्या कर सकते हैं, A कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है। और समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है, समानुपाती कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये जो बल है और उसमें उसके जो द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। उस कांस्टेंट को लाएंगे, इसका सामने रखेंगे तो मेरा यह बराबर हो जाएगा। तो बल बोलता है कि तुम दोनों मिल करके भी मेरे बराबरी का नहीं कर सकते, मेरा बराबरी करने के लिए एक कांस्टेंट का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से इस कांस्टेंट को यानी कि इस समानुपाती को हटाने के लिए हम बराबर कर देते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम लोग K बोलते हैं। K कांस्टेंट को दर्शाता है, तब जाकर कि यह बराबर मेरा हो जाता है। और इस प्रकार से हमें न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है, जिससे कि हम कितना एक्सटर्नल फोर्स को वहाँ पर अप्लाई किए की गणना कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ सारा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गैलीलियो साहब ने इस संवेग के अध्ययन का स्टार्टिंग से लेकर के दूसरा गति नियम जहाँ पर उन्होंने बल का गणना करने के लिए एक सूत्र तक को यहाँ पर सूत्र तक की हमें प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से हमें फॉर्मूला यानी कि बल का एक सूत्र की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि न्यूटन का दूसरे गति नियम से हमें किस चीज़ का सूत्र की प्राप्ति होती है, बल के सूत्र की प्राप्ति होती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने क्या देखा था कि बल का परिभाषा को निकाले थे, न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमने बल का सूत्र को भी निकाल दिया। ये चीज़ किस प्रकार से हुआ, वो मायने कैसे हुआ, वो सारा चीज़ मैंने इसी से रिलेटेड करके उसी का अध्ययन करके यह सारा चीज़ लिखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अब हमें इस चीज़ का न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, और फिर न्यूटन के दूसरे गति का नियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है ये भी करना पड़ेगा। यदि मैं इसी वीडियो में इसको बनाने का प्रयास करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक हमारी वीडियो को ज़रूर करें।